कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा है। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इशू नालों का है, पानी का मसला है, सीवरेज सिस्टम है, फिर जो सॉलिड वेस्ट है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये भी हम पूरी तरह एक साल के अंदर पहला फेज और 3 साल में सारे फेजेस खत्म हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त कराची टॉक ऑफ दी टाउन बना हुआ है। कराची के बड़े इशूज यानी कि 1100 अरब का तरक्याती पैकेज हो, बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान का मामला हो या कराची में नए अजला के बनने का मामला हो, इस वक्त हर फर्द की जबान पर इसी तरह के इशूज हैं। पाक सरजमीन पार्टी कराची की एक अहम पार्टी है। क्या सोचती है, क्या मौक़िफ़ रखती है, किस तरीके से मामलात को देखती है, बल्दियाती इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली होगी, ये सब जानने के लिए मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि मामला आखिर है क्या। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक इशू कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बाद एक आया, लसानी बुनियाद पर मेरिट और डीमेरिट का एक जो है वो एक शोर बरपा हुआ। आप क्या समझते हैं कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मखसूस ज़बान के बोलने वाला हो तो ही सबके लिए काबिल कबूल होगा, और मेरे लिए मेरी ज़बान वाला और आपके लिए आपकी ज़बान वाला काबिल कबूल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो है वो ज़ुबान मेरी ज़ुबान बोलने वाला ही काबिल कबूल होगा, दूसरा काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी है, ये वाला फॉर्मूला तो उनके ऊपर भी लागू होता है ना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 2.5 लाख नौकरियों में सिर्फ सारे जो है वो कोई दूसरी जुबान बोलने वाला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे पुलिस के अपॉइंटमेंट में कोई दूसरी जुबान बोलने वाला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ट्रैफिक पुलिस की अपॉइंटमेंट में कोई दूसरी जुबान बोलने वाला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे सेक्रेटरी, सारे SHO, सारे जो है वो हवालदार, फिर उसके बाद आ जाए जो है वो सारे ऑफिसर्स की पोस्टिंग, बिल्डिंग कंट्रोल की, कोई जो है मेरे घर पे कोई अगर बिल्डिंग कंट्रोल से आ रहा है तो वो भी जो है वो किसी और जुबान बोलने वाला नहीं है। मेरे घर पे कोई जो है वो पुलिस वाला आ रहा है तो वो भी किसी और जुबान बोलने वाला नहीं है। मुझे कोई ट्रैफिक वाला रोक रहा है तो वो भी किसी और जुबान बोलने वाला। ये तो हुस्न इत्तेफाक जो भी अजीब है ना। इससे ये पता चलता है कि पीपल्स पार्टी एक खास तासुब के तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। उसी तासुब के तौर पर उसने जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, उसी तासुब के तौर पर उसने जो है वो इख्तियारात और वसाइल जो अपने पास जो है वो सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए, ऊपर कर लिए। और अच्छा, इससे मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूं कि इसमें हमारे सिंधी भाइयों को कोई कसूर नहीं है। वो कोई सिंध के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे। चंद हजार लोगों को नवाज कर वो उन्होंने कोई बड़ा सिंध कोई नहीं बना लिया। हमारे सारे दोस्त हैं, हमारे भाई हमारी पार्टीज में हैं, यहां से लेकर कश्मीर तक हमारा सारा सेटअप है। असल में कुत्ते काट रहे हैं, दवा नहीं है अस्पतालों में, स्कूलों को उन्होंने जो है वो भैंसों के बांधने की जगह बना ली है, अस्तबल बना ली है। उन्होंने जो है वो थर में बच्चे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रोजगार नहीं। तो सिंध के तो हालात, हमारे सिंधी भाइयों के बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उसने एक खास तासुब को जन्म दिया है और उसकी वजह से वो एमक्यूएम को फायदा दे रही है कि एमक्यूएम क्या कर रही है कि मुहाजिरों में जाकर ये सारी महरूमियों को बेच रही है। और उस जाकर वो कहते हैं कि अब मुहाजिरों, अब हमारी करप्शन के ऊपर मत बात करो। ये देखो, आओ हम ये जो सिंध के हुक्मरानों के तासुब है इसके ऊपर हम कराची को अलग करते हैं, हम सिंध के सूबे को उसका सूबा बनाते हैं। उनको पता है कि अभी वो लालू खेत की गली भी अलग नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सारी नाअहलियों को, अकरबा परवरी को छुपाने के लिए वो सिंध को टुकड़े करने की बात करते हैं। अच्छा, किरदार उनका है नहीं, वाटर बोर्ड का इख्तियार तो ले नहीं सके, कचरे का इख्तियार तो ले नहीं सके, नाले का इख्तियार ले नहीं सके, आज वो सिंध को तोड़ने की बात करते। इसका फायदा, इनके इस नारे का फायदा पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध हो रहा है। वो जाकर सिंधी भाइयों को हमारे बोलते हैं कि देखो ये मुहाजिर कराची से क्या कह रहा है, ये तुम्हारी धरती माँ को तोड़ने की बात कर रहा है। तो हमारी अब पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई मेरी करप्शन भूल जाओ, हमने दवाएं नहीं दी भूल जाओ, हमने लाड़काना में एड्स फैला दिया भूल जाओ, आओ सिंध धरती माँ को बचाते हैं। ना इन्होंने तोड़ना है ना उन्होंने बचाना है, दोनों की सियासत इस तासुब की वजह से चल रही है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और फिर उन्होंने देखे 60 डिस्ट्रिक्ट के सारे DC उन्होंने, कोई
कोई दूसरी जुबान बोलने वाला नहीं है, कमिश्नर कोई दूसरी जुबान बोलने वाला नहीं है। बाकी हालात आपको मैंने सामने बता दिए, जिससे एक खास तबके में एक एहसास महरूमी पैदा हो रही है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, नए अजला के हवाले से भी आपने जिस दिन ऐलान हुआ उससे अगले दिन ही उसको मुस्तरद कर दिया, तो नए अजला के बनने के अंदर क्या कबाहत है? अगर जब हम बात करते हैं कि जी सूबे को भी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो तकसीम करना चाहिए, कि सूबों के ऊपर भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनने चाहिए या उसकी अथॉरिटीज बननी चाहिए, तो कराची को अगर इस तरीके से, मतलब आपका बहुत सख्त बयान था कि कराची को तकसीम करने पे आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो आखिर उसके पीछे क्या सबब है अगर नया जिला बन गया? देखिए कराची 2013 से पहले एक डिसेंट्रलाइज निजाम के तहत चल रहा था। कराची का एक डिस्ट्रिक्ट था, नीचे 18 टाउन्स थे और नीचे यूनियन काउंसिल्स थी, ठीक है। इन्होंने आकर कराची को डिसेंट्रलाइज, दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन पे जा रही है, इन्होंने आके 2013 में उसको सेंट्रलाइज कर दिया, 18 टाउन्स को खत्म कर दिए और उन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। अब उन 6 डिस्ट्रिक्ट और क्या किया इन्होंने, मेयर के की जो सेंटिटी थी जो कि तमाम कराची के ऊपर यकसा एक जो है उसकी सुपरविजन थी, उसको उस ऑफिस के सेंटिटी को खत्म करके उन्होंने 6 टुकड़े बना दिए। अब वो उन 6 टुकड़ों का डिस्ट्रिक्ट का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अब शहर एक है, 6 एडमिनिस्ट्रेशन है। अब फर्ज करें, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मेरे एक डिस्ट्रिक्ट से नाला सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची एक ऐसा शहर रहा जहां पर एक हिस्ट्री है वायलेंस की। यहां पर फॉल्ट लाइन है, देखिए यहां पर एथनिक फॉल्ट लाइन है, यहां पर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, यहां पर पॉलिटिकल फॉल्ट, 3 फॉल्ट लाइन में रॉ ने 40 सालों से अपनी पेनिट्रेशन करके यहां पर तबाही बर्बादी फैलाई है, लाखों लोग यहां पर मारे गए होंगे। अगर आप इन फॉल्ट लाइन को खत्म नहीं कर सकते तो इनके गैप को आपको नैरो डाउन करना है, खत्म करना है। आप खत्म नहीं कर सकते, आप इसकी वाइड, इसको और नैरो करें, लेकिन आप तो इस गैप को वाइडन कर रहे हैं, आप तो इस गैप को फॉल्ट लाइन को और खराब करें। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके एडमिनिस्ट्रेटिवली भी नहीं चल सकता और आगे जाकर ये कम्युनिटीज में लड़ाई का बाइस बनेगा सारा कुछ। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कराची के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक जो पैकेज है उसके बाद एक अजीब व गरीब किस्म की बहस शुरू हो गई है। सिंध हुकूमत, बिलावल साहब हो या मुर्तज़ा वहाब साहब हो, वो कहते हैं कि जी 802 अरब हमारे हैं और जो है वो 200 अरब जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं और 100 अरब जो है वो वफाकी हुकूमत देगी। 33 अरब का वो हिसाब बताते हैं कि 3 साल में देगी। खुर्रम शेर जमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कहते हैं कि जी इसमें 350 हम दोनों के हैं, बाकी जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पर पूरे पैकेज को अगर एक दफा देखते हुए उसमें शेयर किसका कितना है, क्रेडिट का मामला क्या है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, पूरा एक तबसरा आपका इस पे क्या है? मेरा ये इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए कि कराची में को पैकेज और पैसे की जो जरूरत है उसकी प्रायोरिटी है 4थे या 5वें नंबर पे। कराची को जो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है इंतजामी खुद मुख्तारी। ये जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तारी नहीं मिली, उसके बाद ये जो आपको NFC अवार्ड में मालियाती पैकेज मिलता है उससे जो है वो डिस्ट्रिक्ट को मालियाती खुद मुख्तारी नहीं मिली। तो कराची में ये पैकेज से पहले जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए, सबसे पहले तो आनी चाहिए कि आप कराची की गिनती पूरी कर लो। मुझे पता नहीं है कि मैं हूं कितना, कितने लोग हम यहाँ पे। चीफ जस्टिस हमें 3.5 करोड़ कहते हैं, आसिफ जरदारी 3 करोड़ कहते हैं, सरकार के कागजात हमें 1 करोड़ 60 लाख गिनते हैं। तो सबसे पहले गिनती है। दूसरे नंबर पे 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल नीचे आए हैं सूबे को, उस सूबे के वजीर आला ने अपने पास अपने ऑफिस में पार्क कर लिए, ना कि ऊपर से भी ले लिए उसने इख्तियारात वफाक से, और उसने जो डिस्ट्रिक्ट के इख्तियारात थे पहले वो भी ले लिए अपने पास। तो किसी को बैठकर उनसे ये इख्तियारात और वसाइल को खुद मुख्तारी डिस्ट्रिक्ट को देने की जरूरत है, यहां से कश्मीर तक, उसमें कराची को भी उसका शेयर मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जो NFC अवार्ड में पैसे मिल रहे हैं उसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड देने की जरूरत है, उसमें सबको देने की जरूरत है, हमें भी मिल जाएगा। अगर ये 2 चीजें अपनी जगह पे नहीं आई तो फिर आप एक 1100 अरब का प्रोजेक्ट का बजट हो, आई मीन पैकेज हो, या 11,000 अरब का पैकेज हो, वो डाउन इनटू द ड्रेन चला जाएगा फंसा, वो नहीं किसी को फायदा होगा। इसलिए कि अगर आपने सड़कें बना भी ली इन पैसों से, फिर ये पड्डा होगा, इस पे झाड़ू कौन देगा? आपने नाले बना भी लिए तो फिर इसकी सफाई कौन करेगा? अगर आपने, अभी यही हो रहा है ना भाई, नाले तो बने हुए हैं, सड़कें तो बनी हुई हैं, यही लड़ाई है ना। वो कहता भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको पहले ये फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझता था, देखें इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, ना हमें शहरी हुकूमत से उम्मीद थी। MQM और पीपल्स पार्टी की दोनों की गवर्नमेंट है। हमें उम्मीद बन चली थी
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उन्होंने जो है वो जिस तरह से इस केसेस को टेकअप किया, जिस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार किया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने रिमार्क्स दिए, नंबर 1। फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट लिया, वो सब सारी चीजें छोड़कर कराची आए, 2 रातें 2 दिन तक यहाँ 2 दिन तक बैठे यहाँ पे, उसकी में उन्होंने कोई और काम नहीं किया कराची के मसाइल के अलावा। तो हमें एक कराची वालों को एक उम्मीद जाग गई थी और जाग गई है, मैं समझता हूं अभी तक, कि शायद अब हमारे दुखों का मदावा हो, अब हमारे जख्मों पर कोई मरहम रखे। और जो ये पैकेज का अनाउंस वज़ीर आज़म उसके बाद आए और करके गए हैं, उससे और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया उसके ऊपर, तो उससे तो हम मायूस होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है कि पहले तो हमें मायूसी जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से थी, पहले तो हमें मायूसी जो है एमक्यूएम की लोकल गवर्नमेंट से थी। अब जिस लेवल की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, जुडिशरी है, आर्मी है, वज़ीर आज़म, तो खुदा न खास्ता अगर हालात नहीं बदले तो फिर मायूसी का लेवल वहां चला जाएगा, जो कि मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, एक ब्रेक लेता हूं, मैंने उसके बाद आपसे पूछना है, ब्रेकअप जो भी हो, चाहे जो भी खर्च करे, लेकिन आपने कराची को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, आप क्या समझते हैं कि इसको कहां लगना चाहिए था? एक ब्रेक के बाद मुस्तफा कमाल साहब से पूछेंगे कि 1100 अरब किसके ऊपर लगना चाहिए, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मौजूद हैं पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ, उनसे पूछ रहे हैं कि कराची के हालात कैसे बदलेंगे, कौन बदलेगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये 1100 अरब अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, जिस तरीके के मंसूबे सामने आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कराची में इब्तदाई तौर पर किन कामों को फौरी तौर पर टेकअप करने की जरूरत है? क्योंकि बारिशें हो सकता है अगले साल भी हो, शहर की सड़कों की हालत भी आपने देखी है, नालों का मामला भी अपनी जगह है, बहुत सारे मसाइल हैं शहर के अंदर। मतलब अगर ये कहा जाए कि जहां आप छोड़कर गए थे शहर आज भी वहां खड़ा है, बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि चीजों को एक जो है वो जवाल आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि 1100 अरब बस लाकर वैसे ही खर्च कर देने चाहिए या उसका कोई प्लान होना चाहिए? किन चीजों का प्लान? मुझसे आप पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, इसको अपनी ओरिजिनल विड्थ पे और अपनी डेप्थ पे, ओरिजिनल डेप्थ पे इसको ले जाएं। ये 3 नाले अगर आप अपनी ओरिजिनल विड्थ पे और ओरिजिनल डेप्थ पे ले जाएंगे तो कराची के 80% ड्रेनेज का मसला हल हो जाएगा। 80% कराची के ड्रेनेज का मसला। आप इसको लेकर कैसे जाएंगे? अब इसकी मसाइल क्या है? जब आप इसको ओरिजिनल विड्थ और डेप्थ पे लेकर जाना चाहेंगे तो सबसे बड़ी जो ऑब्स्टिकल इसके अंदर है वो है एनक्रोचमेंट हुई हुई इनके ऊपर, दोनों बेड के ऊपर। उसके लिए एक सक्सेसफुल मॉडल मंसूबा कराची में ऑलरेडी हुआ है, मेरे जमाने में हुआ 90%। वो लियारी एक्सप्रेस वे का काम। लियारी एक्सप्रेस वे में हमने 35,000 घर तोड़े, 28,000 घर जो है हमारे जमाने में तोड़े गए। उसके लिए एक मॉडल तय था कि इन जो नालों से लोगों को निकाल रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है, रियासत का काम है हर किसी को छत देना, तो इनको उस जमाने की गवर्नमेंट ने 80 गज का प्लॉट और 50,000 का चेक देते थे। आज मैंने तजवीज पेश की है कि भाई आप इनको 100 गज की जगह दें और 1 लाख रुपए इनको चेक दें, जो कि नाकाफी है किसी के घर को तोड़ने के लिए, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए से कोई अपनी 4 दीवारी उठा लेगा, कोई छप्पर डाल लेगा, कोई रह लेगा जाकर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बना लेगा। और इस तरह से आप एनक्रोचमेंट को, और वो जमीनें ले आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कराची में जमीनें पड़ी हुई हैं, लाखों एकड़ में 3 आबादियां बसाएं, हर नाले के लिए 1 आबादी, गुजर नाला ये आबादी, औरंगी नाला ये आबादी, और 3 और फिर महमूदाबाद नाला वो आबादी। उसके बाद आप इनको सर्वे करके इनको आप एनक्रोचमेंट रिमूव करें, वहां पर शिफ्ट करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डालें वहां पर और इन लोगों को वहां पर शिफ्ट करें। जब आप शिफ्ट कर लेंगे तो फिर वो जो उन खाली जगहों को खाली ना छोड़ें, आपने दोनों अतराफ, दोनों किनारों पे आपने सर्विस रोड बनानी है, आपने इन नालों के सर्विस रोड बनानी। 2 वजूहात है उसकी। क्या? एक तो ये कि जब आप एनक्रोचमेंट हटाएंगे और उसको अगर नहीं बनाते वहां पर सर्विस रोड, तो दोबारा वहां पर एनक्रोचमेंट्स के आ जाने के दोबारा आ सके। रोडों के ऊपर आज तक किसी ने आके घर नहीं बनाया। रोड के ऊपर जब आप रोड बना देंगे तो उसका मतलब वहां से हमेशा के लिए एनक्रोचमेंट का होने का खदशा खत्म हो जाएगा। नंबर 2 ये, उन रोडों के जरिए आप इन नालों की सफाई के लिए मशीनें उतारेंगे उसके अंदर। तो अभी चूंकि आपके पास जगह नहीं होती मशीनें उतारने के लिए, तो हमेशा के लिए आपके पास नाले का एक्सेस आ जाएगा और फिर आप हर साल भर उसकी आप सफाई करते रहें। ये काम सबसे पहले इसमें पैसे लगने चाहिए, आपने पूछा। दूसरा काम है कि K4 का जो मंसूबा चल रहा है, K4 फेज 2 आप उसको शुरू कर दें साथ साथ, और K4 फेज 1 फेज 2 260 मिलियन गैलन का ये प्रोजेक्ट है, तो 260 के आप 2 प्रोजेक्ट शुरू कर दें, ताकि चूंकि आपने डिले कर दिया है, 12 साल आप डिले हो गए, तो अब आपको जो है वो उसको K4 फेज 2 का भी आपको लेकर आना है। तीसरी बात यह है कि आप जब K4 फेज 2 ले आएंगे तो आप इंटरनल
जो लाइनें जानी है K4 तो भाई कराची तक आ जाएगा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी कैसे जाएगा? तो आप मेन ट्रंक्स लाइन डालना शुरू कर दें। चौथी बात है कि मैं जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करूंगा, जो ग्रीन लाइन बनी हुई है इसके ऊपर फौरन बसें आनी चाहिए, जो येलो लाइन बन रही है औरंगी से उसको जल्दी से कंप्लीट होकर इस पे आनी चाहिए, और दो और लाइन, ब्लू लाइन है सोराब गोड से टावर तक वाला, इस पे इसके ऊपर काम, ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम होना चाहिए। और इसी तरह से सर्कुलर रेलवे बहाल हो सकती है। वो ट्रांसपोर्ट सर्कुलर रेलवे तो जो है वो उसको देखें, इस कंडीशन में सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है। सर्कुलर रेलवे सारे ब्रॉड गेज सारे ये लाइनें डली हुई हैं जो पुराने जमाने की हैं, ये स्टैंडर्ड गेज की जो है वो पूरी की पूरी स्टडी हुई हुई है, जायका ने पूरी स्टडीज कर रखी हैं, सब चीजें हुई हुई हैं। हमें इसको वंस फॉर ऑल इसको उसी पैटर्न पे इसको लेकर जाना चाहिए। ट्रेन आप कह रहे हैं मेट्रो ट्रेन टाइप का करना? मैं पहले तो बीआरटी की बात कर रहा हूं। मैं पहले तो ये जो आपके जो बसेस मेट्रो जो बीआरटी बस रैपिड ट्रांजिट का जो आपने 6 कॉरिडोर्स कंसीव हुए हैं ना, अगर आप इनको ही चलाएंगे पहले तो आपका शहर का बहुत सारा ट्रैफिक ईज आउट होगा। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि केसीआर वाले मामले को थोड़ा डिले करना चाहिए? मैं कह रहा हूं सही करना चाहिए, डिले नहीं करना, उस पर काम करें, लेकिन ब्रॉड गेज के ऊपर नहीं चलाएं। इसके ऊपर हमें जो है वो स्टैंडर्ड गेज जो है आज की दुनिया में फास्ट मूविंग ट्रेन चलनी चाहिए। एक पूरी स्टडी हुई हुई है इसके ऊपर, जायका की पूरी स्टडी हुई हुई है, उसको हमें इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ये सारी चीजें जो 1100 अरब की बात हो रही है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आप अगर एतमाद नहीं करें पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टी फेडरल पे एतमाद नहीं करना चाह रही। फिर जिस तरीके के तोपों के दहाने की तरह जो है वो वज़रा एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी करते हैं। मतलब शिबली फराज साहब ने अगले दिन ही कहा कि अगर पैसे होंगे भी तो हम सिंध गवर्नमेंट को नहीं देंगे। सिंध गवर्नमेंट यहाँ से बैठकर एक फायर करती है। तो ऐसा जब एतमाद का फुकदान हो तो आप समझते हैं कि एग्जीक्यूशन हो सकती है ठीक से, चाहे कोई भी बैठ के करा रहा हो? मैंने कहा ना कि हमें तो उम्मीद ही नहीं है किसी से। हमें तो उम्मीद थी चीफ जस्टिस से और हमें उम्मीद थी आर्मी चीफ से, और आई होप कि हमारी उम्मीदें जो है वो रायगा ना जाएं। लेकिन अब इस इदारों की इन्वॉल्वमेंट तो हो गई, आर्मी चीफ की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, चीफ जस्टिस की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट हो गई। मीडिया ने जिस तरह से मसाइल को उजागर किया है, मैं समझता हूं कि कराची का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अगर यही हालात 6 महीने तक और रहे और लोग ये सब तमाशा देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कराची में खुदा न खास्ता कोई एक भी छोटा सा वाकया बड़े सानहात को जन्म दे देगा। बहुत मसाइल हो जाएंगे कराची में, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुस्तफा कमाल साहब, आप एक सियासतदान है, और सियासतदान जब सियासतदानों पर अदम एतमाद करे और सियासतदानों के हवाले से ये समझे कि वो बिल्कुल नाकाम हो गए और मुख्तलिफ इदारों के ऊपर वो समझे कि वो काम करना चाहिए, तो ये मजमूई तौर पर आप समेत ही पूरी सियासी जो हमारी एक बिसात है उसकी नाकामी का वो नहीं है? देखिए ये तो आपकी बात बहुत सच है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं क्या करूं कि सो कॉल्ड जो हमारी जमहूरी कुव्वतें हैं, जब वो जमहूरियत के जरिए सो कॉल्ड आ जाती हैं तो उनसे बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं होता। अब जो पीपल्स पार्टी यहां पर कर रही है, ये किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया इस तरह के काम। आप देखें कि 2008 में ये आए हैं, 2010 में पहला लोकल गवर्नमेंट का जो मेरे जमाने का टेन्योर खत्म हुआ, तो इन्होंने 5 साल इलेक्शन नहीं कराए। 5 साल। अगर यही 5 साल तक सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन डिले हो जाएं तो आपको पता है कि आप पाकिस्तान की बका खतरे में पड़ जाएगी, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ये सब लोग रोडों पर होंगे। ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है लोकल गवर्नमेंट, और ये सो कॉल्ड जमहूरी ताकत थी, तो इनको तो और जल्दी इलेक्शन कराकर भले इनके लोग जीते और ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर करके ही करते। तो ये माइंडसेट है। पाकिस्तान की तारीख है कि जब आज तक जो ग्रास रूट लेवल पे जो पावर डेलीगेट किसी ने किया है तो वो आर्मी जर्नलों ने किया है। अयूब खान के जमाने में इलेक्शन हुए, जियाउल हक साहब के जमाने में इलेक्शन हुए, और मुशर्रफ साहब के जमाने में इलेक्शन हुए। अब उसको आप कोई भी नाम देते जाएं भाई, उससे जो है वो ग्रास रूट पे इख्तियारात और वसाइल गए। जब जब ये सो कॉल्ड मुबैना हमारे यहाँ जो है वो जमहूरी ताकतें आती हैं, इनका माइंडसेट जो है वो डिक्टेटर से जो है वो कहीं ज्यादा होता है। तो आप बात जो कह रहे हैं उसूलन ठीक बात है, लेकिन मैं इस सूबाई हुकूमत से और हुकूमतों से क्या उम्मीद लगाऊं? तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए कि भाई इन्होंने आकर पहले तो 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, 7वां डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। आप खुद देखें कि शहर में किस तरह का कोई एक शहर का आदमी नहीं है, जाली डोमिसाइलों में लोग भर्ती कर रहे हैं। इनका जो वो है पब्लिक सर्विस कमीशन का आदमी जो कि अपॉइंटमेंट कर रहा है, अपने घर से 5
4-5 बच्चों को नौकरियां दे रहा है उसी पब्लिक, और बोर्ड मेंबर है, 3 बच्चों को दे रहा है वो देही कोटे पे, देही कोटा खत्म हो गया तो उन्हीं एक ही घर में रहने वाले 2 बच्चों को शहरी कोटे पे जो है नौकरी दे रहा है। जहां पर इस तरह की अकरबा परवरी हो, जहां पर इस तरह का निजाम हो, उससे मैं क्या जमहूरी इक़दार की तवक्को करूं और ये मैं उम्मीद लगा, तो हमारी मजबूरी है, हम तो फिर रियासती इदारों की तरफ ही देखते हैं फिर। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जिस ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती का जो ऑर्डिनेंस था 2013 का, जिसके तहत एमक्यूएम इलेक्शन में गई, आप खुद भी उस वक्त एमक्यूएम का हिस्सा थे जब ऑर्डिनेंस पास हुआ, तो बाद में एमक्यूएम ने जो है ना अख्तियारात का रोना शुरू कर दिया, हालांकि उसी के तहत वो इलेक्शन में भी गए थे, उसी को मंजूर कराने में उनका किरदार भी था। तो आप नहीं समझते कि ये दोनों पार्टियों ने आपस में एक खाने और पीने का एक बंदोबस्त बनाया था जो कि बाद में उन्हीं के गले पड़ गया? मैं एमक्यूएम को 14 अगस्त 2013 में छोड़कर चला गया यहां से। ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है अक्टूबर 2013 में जाकर, हमारे जाने के 5-6 महीने 7 महीने के बाद। जिस वक्त ये हो रहा था मैं एमक्यूएम में नहीं था। अच्छा, ये तो एक वैसी शायद इत्तेफाक हो सकती है बात, लेकिन मैं नहीं था। अगर शायद होता तो उस जमाने में भी पास हो जाता, इसलिए कि भाई हमारी तो, हम तो कायदे तहरीक नहीं थे, जो कायदे तहरीक थे उन्हीं की जल्दी जाहिर सी बात है। तो एक तो ये वाला ये फैक्ट ये है, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है उस वक्त एमक्यूएम इसी सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, वजारतें इनके पास थी, एडवाइजरी इनके पास थी और इनका गवर्नर था। और 1-2 दिन नहीं रहा है उसके बाद 2015 तक रहे। 2013 में ऑर्डिनेंस पास हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और 2015 2 सालों तक ये गुजरा रहे उसी हुकूमत के, और फिर 2016 तक इनका गवर्नर रहा है। बिल्कुल ठीक। कोई एहतजाज नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, कोई जो है वो शोर शराबा नहीं हुआ, कोई जो है शहर नहीं छोड़कर गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आज ये वावेला मचा रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो कराची को चोरों ने नहीं लूटा। कराची वालों ने जिनको चौकीदार बनाया था, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर दरवाजा पीछे से खोला है घर का और चोरों के साथ मिलकर घर को लूटा है। तो जब भी मैं कहता हूं कि भाई कराची का गिला ही नहीं चोरों से नहीं है, कराची का गिला चौकीदारों से। ये चौकीदार थे, हमने इनको वोट दे रखा था, कराची वालों ने वोट दे रखा था। इन्होंने अपने पैसों के लिए, अपने माल के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी वजारतों के लिए, अपनी गवर्नरी के लिए इन्होंने कराची वालों के हुकूक ऐसे थाल में सजाकर पीपल्स पार्टी को दिए। अच्छा, आप समझते हैं कि इस बल्दियाती निज़ाम की मौजूदगी में अगर दोबारा इंतखाब होते हैं, यानी कि अब जो इंतखाब कोर्ट ने तो हुक्म दिया 120 दिन के अंदर होने चाहिए, चलें थोड़ा सा आगे हो जाएं पीछे हो जाएं जहां पर भी हो, अगर इसी के तहत होते हैं तो उस इंतखाब का कोई फायदा नहीं होगा, मतलब जब इख्तियार ही नहीं होगा। देखिए, इंतखाबात तो मैं नहीं कह सकता कि उसका फायदा नहीं होगा, इंतखाबात तो होने चाहिए। और अगर और मुल्क के तमाम लोगों को सर जोड़कर बैठना चाहिए कि भाई इस इख्तियारात और वसाइल के अंडर में ना हो, कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें कि अगर हो भी जाते हैं तो अगर कोई किरदार वाली क़यादत आएगी तो पहले वो इन्हीं पैसों में काम करेगी, ईमानदारी से, चोरी नहीं करेगी। और जब वो अपना काम कर लेगी और फिर वो अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएगी तो फिर उसकी आवाज सुनी जाएगी। फिर वो जो है वो आपके हुकूक के लिए फाइट करेंगे। और अगर वो नई हुकूक दिए जाएंगे तो 4 साल तक झूठ नहीं बोलेंगे बैठकर आपसे, फिर वो कोई फैसला करेंगे। तो मैं समझता हूं कि नहीं, इंतखाबात तो होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो वसीम अख्तर साहब की जिस दिन हुकूमत गई तो उस दिन आपने कहा कि एक स्याह दौर का इख्तिताम हुआ है, वो आपसे पूछते हैं कि स्याह दौर कैसा था। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कराची का वो स्याह दौर कौन सा था जिसका इख्तिताम। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के मसाइल पे बात हो रही है, कराची के पैकेज पे बात हुई, कराची की लसानी तकसीम के हवाले से बात हुई। अब मुस्तफा कमाल साहब की बारी है कि वो ये बयान करें कि वसीम अख्तर साहब का जो दौर था वो स्याह किस तरह से था। मुस्तफा कमाल साहब, स्याह दौर तो आपकी आंखों के सामने गुजरा है, नहीं गुजरा, जाहिर है कि आपका अपने अल्फाज थे, किस वजह से आप उसको स्याह समझते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी ने एक वाइट किताब भी जारी की है, पेपर के बजाय आप लोगों ने पूरी किताब जारी कर दी है। क्या उसमें स्याहकारियां थी? देखें, स्याहकारियां क्या, मनहूस दौर था। इस दौर में तो कराची वालों को जो है तबाही बर्बादी मिली, जैसे कि नहूसत थी सारी। और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसका वक्त तमाम हुआ। उसकी वजह यह है कि बदकिरदार लोग मुसल्लत थे हम पर, बदकिरदार भी थे और करब भी थे, और नाहिली तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दौर जो है वो ख़त्म हो गया। और हमने आज हमने तो पहले सोचा था कि हम वाइट पेपर जारी करेंगे, लेकिन जब इनके कारनामे जो निकल कर आने लगे तो पेपर किताब की सूरत इख्तियार कर गए। तो हमने आज जारी किया है कि भाई इनको
4 सालों में जो फंड का ओनर होते हैं कि पैसे नहीं थे, हमने ये बताया रिकॉर्ड के हिसाब से कि सबूत के साथ कि इनको कितने 100 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। इनको जो है वो क्या क्या अख्तियारात, क्या क्या डिपार्टमेंट इनके पास था, क्या क्या इन्होंने आसाइशें, क्या क्या इन्होंने जो है पर्सनल प्रिविलेज एंजॉय किए, ताकि लोगों के सामने जो है वो इनके झूठ का पर्दा हम चाक करें। और ये रोना गाना कि भाई हमारे पास इतना भी अख्तियार नहीं था कि हम कचरा उठा सकें और नालों की सफाई कर सकें, ये आज हमने साबित किया कि ये झूठ बोलते हैं, ये करप्ट थे, उन्होंने सारी करप्शन की है। अच्छा, किन जगहों पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो बदएहतियाती से काम लिया गया या करप्शन से काम लिया गया, या आप समझते हैं कि यार इन जगहों पर तो ये काम कर ही सकते थे लेकिन उन्होंने जान के काम नहीं किया? देखें, कचरा तो ये उठा ही सकते थे, नालों की सफाई तो कर सकते थे। इनके 6 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन में से 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनके अपने थे। 6 यूनियन काउंसिल में से 130 यूनियन काउंसिल इनकी अपनी थी, मेयर इनका अपना था। तो ये आराम से ये काम कर सकते थे, मेंटेनेंस के काम कर सकते थे, कचरा उठाने के अख्तियार इनके पास था, नालों की सफाई के अख्तियार इनके पास थे। फिर मेयर को एक हेड बताता हूँ, अब कई हेड्स हैं लेकिन मेयर का एक हेड बता, डिस्ट्रिक्ट एडीबी में मेयर को रिकॉर्ड पे है, आमीन के पीपल्स पार्टी तो खैर कहती है हमने 40 अरब रुपए दिए, मेयर खुद कह रहा है कि भाई मुझे जो है वो 16 अरब रुपए, 15 से 16 अरब रुपए में, 15 से 16 अरब रुपए का मतलब है, अगर आप 16 अरब रुपए का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडीबी की शर्त होती थी कि आप 2 करोड़ से ज्यादा का आप टेंडर नहीं कर सकते, यानी कि एक प्रोजेक्ट 2 करोड़ से बड़ा नहीं होगा। तो 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अगर 15-16 अरब रुपए को आप डिवाइड करें तो 2 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं। 800 अगर प्रोजेक्ट 2 करोड़ होते शहर में, तो एक आपको स्पॉट नहीं मिलता रोड के ऊपर, एक आपको गड्ढा नहीं मिलता रोड के ऊपर। फिर इनके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को हर महीने 5 लाख रुपए अपनी गली के मेंटेनेंस के मिले, 3.5 अरब रुपए बनते हैं वो सालों के 3.5 अरब रुपए इनको मिले। 3.5 अरब रुपए अगर छोटी छोटी गलियों में, उनका काम है छोटी गलियों में काम करना, छोटी सी कोई जो है कोई एक लाइन ड्रेनेज खराब हो गई उसको रिपेयर कर देना, उसको बदल देना, इसके 5 लाख रुपए गली के मेंटेनेंस के बहुत होते हैं। वो सब कुछ जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी करप्शन की नजर हो, जब भी तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वरना अगर इख्तियारात नहीं होते तो कौन जो है बैठकर गालियां सुनता, कौन बद्दुआएं लेता सिर्फ बैठकर, वो तो फिर रिजाइन करते। भाई नहीं, हराम कमाने का इख्तियार था, करप्शन करने का इख्तियार था, इनको काम करने का इख्तियार नहीं था। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, बल्दियाती इंतखाबात अब आज नहीं तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद होने ही होने हैं। आप अपनी पार्टी में को जो है वो किस नारे के साथ, किन इश्यूज के ऊपर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर एंटर होंगे? देखिए, हम तो जो है वो इख्तियारात और वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल करना, और मजीद जो है वो हमें 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम की सूबाई खुद मुख्तारी के बाद हमें तमाम डिस्ट्रिक्ट को, टाउनों को खुद मुख्तारी लेनी है हमने। तो ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, वरना अगर नहीं देता कोई तो फिर ऐसी 18वीं तरमीम को ही नहीं होना चाहिए, फिर ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी नहीं होनी चाहिए। फिर हम वफाक से लड़ लेंगे, मांग लेंगे चीजें, जो है वो हम कुछ ना कुछ अपना सेटलमेंट कर लेंगे। अगर 18वीं तरमीम से मेरा डिस्ट्रिक्ट सूबाई खुद मुख्तारी से सूबे का डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार नहीं हो रहा, सूबे के शहर खुद मुख्तार नहीं हो रहे, सूबे के यूनियन काउंसिल और टाउन खुद मुख्तार नहीं हो रहे, तो फिर ऐसी 18वीं तरमीम का कोई फायदा नहीं है। अगर एनएफसी अवार्ड से पीएफसी अवार्ड इजरा नहीं हो रहा, तो ऐसे एनएफसी अवार्ड का कोई फायदा नहीं है। तो फिर हम जाएंगे कराची को एक डिस्ट्रिक्ट करने के स्ट्रगल पे, फिर हम जाएंगे कराची के मास्टर प्लान को सेपरेट करने के स्ट्रगल पे, फिर हम जाएंगे 2007 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो कि तमाम मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल जो यहाँ पर, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा लैंडमार्क एक डायरेक्शन दी है कि तमाम जो ये इदारे हैं उनकी जो सिविल एरियाज हैं, पॉपुलेशन, उनको डी नोटिफाई करके उसको सिटी, उसकी म्यूनिसिपल बाउंड्री को म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए सिटी गवर्नमेंट के इलेक्टेड मेयर के अंडर में वो दे दी जाए, बशमूल कंटोनमेंट बोर्ड, जो म्यूनिसिपल उनके एरिया, जो उनके सिविल एरियाज हैं, और उनकी लैंड ओनरशिप उन्हीं की रहेगी, कैंटोनमेंट बोर्ड की रहेगी, डीएचए की रहेगी और जिन इदारों की रहेगी, लेकिन उसकी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का काम है वो इलेक्टेड मेयर करे, और ये इदारों के लोग जो है ये उसके मेंबर हैं, एक बोर्ड बने उसके मेंबर हों। तो हम इन 6 चीजों के, जो हमने 6 नुकात पेश किए, हम इन 6 चीजों की स्ट्रगल पे जाएंगे। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आप क्या समझते हैं कि कराची के लिए खास तौर पे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कि कौन सा बल्दियाती निज़ाम है कि जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो आप समझते हो कि यार इसकी जरूरत है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अलग जगह से मैनेज होती है, किसी टाउन की या किसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की जो सफाई और सुथराई
की जिम्मेदारी है वो किसी और इदारे की होती है, कोई जो है वो वाटर बोर्ड अलग से होता है। आपके जमाने में ऐसा नहीं था, सारे इदारे एक अम्ब्रेला के तहत थे। तो आप समझते हैं कि कराची को अगर ठीक करना है, चलाना है, आने वाले दौर में अच्छा निजाम देना है, पैसों के ऊपर सही निगरानी करनी है, तो कौन सा निजाम आप समझते हैं कि सबसे बेहतर होगा? देखिए 2001 का भी निजाम बहुत आइडियल नहीं था, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी और जरूरत थी। और उस मेरे ज़माने में भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो मेयर के अंडर में नहीं थी, वो भी उस वक्त भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा था। हाँ, वाटर बोर्ड जो है वो हमारे पास। तो उस 2001 के निज़ाम को बेस बनाएं और उसमें और इम्प्रूवमेंट करें, डिस्ट्रिक्ट कैडर क्रिएट करें और मजीद उसकी कंट्रोल उसके हो, फिर रेवेन्यू के कुछ आप जो है वो कुछ रेवेन्यू कमाने के कुछ आप जराए दें और आप जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट करें और आप भी लें और हम भी, हमें सिटी से आप लें भी और सिटी को फिर आप दें भी। तो 2001 को बेस बनाकर, 2001 की लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को बेस बनाकर चीज़ें आगे ले जा सकती हैं। और सबसे बड़ा पैमाना यह है कि ये जो हम दुनिया की जमहूरियतों की मिसाल देते हैं, जब हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं होती सो कॉल्ड, तो हम कहते हैं ये बरतानिया में जमहूरियत देखो, तो आप देखो जो अमेरिका की जमहूरियत देखो, तो वो इंडिया की जमहूरियत देखो, तो आप टर्की की जमहूरियत देखो। तो भाई वहाँ की भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी देख लो ना। हाँ, वहाँ के देखोगे मेयर के क्या इख्तियारात हैं, न्यूयॉर्क के मेयर के क्या इख्तियारात हैं, लंदन के मेयर के क्या इख्तियारात हैं, वहाँ पे थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो जमहूरियत मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। तो भाई जमहूरियत तो पूरा एक पैकेज है। तो हमें, अगर हम आइडियलिस्टिक जमहूरियत की बात करते हैं, अच्छा इससे ये इनकी पार्टियां मजबूत होंगी, इनकी जमहूरियत मजबूत होगी। आज फर्ज करें कराची के जो हालात कर दिए इन्होंने सो कॉल्ड जमहूरी लोगों ने, आज यहाँ पर कल कोई गैर जमहूरी कोई काम हो तो कौन सोग मनाएगा? यहाँ पे सब लोग तालियां बजाएंगे, सब मिठाई बांटेंगे यहाँ पर। भाई यही तो होता रहा है पाकिस्तान में 70 सालों से कि ये सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों की हरकतें ऐसी होती हैं कि जब ये जाते हैं, भले उससे पहले उसके बाद और ज्यादा बुराई आ रही हो, लेकिन शुरू के दिनों में तो लोग मिठाइयां बांट रहे होते हैं, वो इनकी हरकतों की वजह से। तो पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी और से खतरा नहीं है, इन्हीं जमहूरी लोगों से खतरा है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कराची को जो आम इंतखाबात थे 2018 के, तहरीक इंसाफ को अपना पूरा कराची ने मैंडेट दिया, आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में वो उसको सस्टेन कर पाएंगे? और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि अपने इकदामात से, अपने बयानात से, अपनी टीम वर्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अवाम के साथ, उसके मैंडेट के साथ कोई संजीदा है, कोई उसके साथ कोई सिंसियर है, कुछ काम करना चाहती है, कोई डिलीवर करना चाहती है? देखिए, पहले तो ये बात बहस तलब है कि कराची के लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और उस पर बहुत सारी गुफ्तगू बातें हो चुकी हैं, किताबों में तो चले उन्हीं के पास है ना। तो मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि पहले भी जो है मैंडेट पूरा दिया या नहीं दिया या क्या हुआ सारा। बहरहाल सीटें इनके पास हैं, लेकिन सीटें मिलने के बाद जिस भी तरह से मैंडेट मिल गया था, उसके बाद से लेकर अब तक 2 साल, सवा 2 सालों में कोई इनकी कारकर्दगी उस तरह से नहीं रही कि कराची के लोग कहें कि हाँ भाई चलो भाई कुछ भी हुआ, आज हमारे ये रखवाले हैं, हमारे लिए काम करें। इसलिए कि अब तक तो इनके MNA और इनके MPs को ये फील ही नहीं हो पाया है शायद कि वो जीत भी गए हैं यहाँ से। और कराची के लोगों को के दुखों में और उनके साथ उनके इलाकों में मैं नहीं समझता कि जो है वो जो लोग हैं इनके MNA MPs वो उनके साथ खड़े हो सके हैं या अपना रोल प्ले कर सकें। जैसे कि शायद उनको वो सेंस ही नहीं है वहाँ पे, और उनकी वो ओनरशिप और उनके साथ वो अटैचमेंट इलाके के लोगों के साथ नहीं है जो एक MP MNA की होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ऑप्शन नहीं है बल्दियाती इंतखाबात में? देखें, उनको लड़ने का हक है डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हाल है और जो 2 सालों में इनकी जो है उनके लोगों का एक एटीट्यूड रहा है, वफाकी हुकूमत का एटीट्यूड रहा है, तो आई थिंक वो हल नहीं है इसका। कराची का हल जो है वो PSP के अलावा किसी के पास नहीं है। PSP किस उम्मीद के साथ इंतखाबात में जा रही है? आपको क्या ख्याल है क्या होगा? PSP इस वजह से जारी कि PSP के अलावा जितनी पार्टीज है सब इख्तिदार में, कुछ नहीं कर सके, तबाह बर्बाद कर दिया। PTI इख्तिदार में, MKM इख्तिदार में, पीपल्स पार्टी इख्तिदार में। PSP इस वजह से कि PSP ने एक स्ट्रगल की है, अपनी 4 सालों की स्ट्रगल है, और एक बहुत नामसाइब हालात से निकलकर हमने आज तक जो भी सोल्यूशन दिया है, जो भी बात की है, वो सब कुछ जो है वो इम्प्लीमेंटेबल है। दुनिया वही आज बात कर रही है और हमारे साथ एक शहर को बनाने की लेगेसी है। मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे शहर को समझने की जरूरत नहीं है, हमारी फिंगर टिप्स पे। तो अगर लोगों को अपने मसाइल हल करने हैं तो मैं समझता हूं उनके पास हमारे अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। किसी तहरीक की तरफ भी जाएंगे इख्तियारात लेने के लिए इंतखाबात? जी बिल्कुल, हम जाएंगे। जैसे जैसे मामला जो है वो हम अपने अपने स्टेप्स, अपने कार्ड्स जो है वो शो करते चले जाएंगे। हम डेफिनेटली अगर जो है मामला कोर्ट से हल नहीं हुए, मामला जो है वो गुफ्तगू-शुनी से हल नहीं हुए, तो फिर डेफिनेटली लोगों को एहतजाज ही करना है। फिर चले, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो भी होना चाहिए कराची के लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, कराची के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए होना चाहिए, क्योंकि कराची के लोग अब इस सारे सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और
खास तौर पर जो 1100 अरब के पैकेज का एक ऐलान हुआ है, उसके बाद एक उम्मीद है जो कराची के लोगों में भर आई है। उस उम्मीद का जो है वो कोई ना कोई ऐसा सबब होना चाहिए कि इस उम्मीद के साथ लोगों को कुछ हासिल हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।